तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लव यू सर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं लास्ट टाइम पढ़ा था वो था करंट के बारे में, करंट की यूनिट के बारे में, करंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में। और मैं हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि किस तरीके से कोई भी चीज़ कंडक्टर है और किस तरीके से कोई भी चीज़ इंसुलेटर है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमने प्रॉपरली पढ़ा था लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो करना इज करंट। जब तक चार्ज फ्लो करेंगे करंट होगा। चार्ज अगर तेजी से फ्लो करेंगे तो करंट ज़्यादा होगा। चार्ज अगर स्लो फ्लो करेंगे तो करंट क्या होगा? कम होगा। क्योंकि करंट किस पर डिपेंड करता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर। तो थोड़ा समझते हैं हम आज। एक इंपॉर्टेंट वर्ड हम आज पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जो है पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारे लोग इसको रट लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, पर प्रॉपर डेफिनेशन हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस प्रॉपरली होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हम इसको समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। थोड़ा सा हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एग्जाम्पल से आप एक बार एग्जाम्पल समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पर 3 सेट हैं, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। तीनों सेट को आप अच्छे से देखें तो सेट नंबर 1 में 2 टंकियां हैं ए और बी, सेट नंबर बी में 2 टंकियां हैं ए और बी, और सेट नंबर 3 में 2 टंकियां हैं ए और बी। इनका साइज जो है लगभग सेम है, सारी टंकियों का साइज सेम है। 1, 2 और 3 सेट में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? जो डिफरेंस इस चीज़ का है कि जो ए और बी टंकी है सेट 1 की, वो दोनों तरीके से कंप्लीटली भरी हुई है। सेट 2 में जो ए और बी है उसमें ए पूरा भरा हुआ है और बी जो है वो हाफ फिल्ड है। सेट नंबर 3 जो है उसमें ए वाली टंकी पूरी भरी हुई है और बी वाली टंकी पूरी तरीके से खाली है। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। सवाल यह है कि किस वाली सेट में जो ए वाली टंकी से बी वाली टंकी पे, ए वाली टंकी से बी वाली टंकी पे पानी तेजी से फ्लो करेगा। तो आपको एक बार देख के डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि जो सेट नंबर 3 है उसमें पानी ए वाली टंकी से बी वाली टंकी पे बहुत तेजी से फ्लो करेगा। जैसे हम यहां से नल चालू करेंगे पानी बहुत तेजी से फ्लो करेगा। ये जो तेजी से फ्लो कर रहा है इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है इसका कि थर्ड वाले में तेजी से फ्लो कर रहा है और फर्स्ट वाले में तेजी से फ्लो नहीं कर रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आप रीजन की बात करेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों पानी जो है वो तेजी से फ्लो कर रहा है ए से बी में थर्ड सेट पे, और जबकि यहां नहीं कर रहा है फर्स्ट वाले सेट पे। तो मेन इसका आंसर जो एक वर्ड में आंसर है इसका वो है डिफरेंस। अगर डिफरेंस कम तो फ्लो कम, अगर डिफरेंस ज्यादा तो फ्लो सबसे ज्यादा, डिफरेंस बिल्कुल कम तो फ्लो कम। और फ्लो हमारे कॉन्टेक्ट में हम बात करें, हमारे कंटेक्स्ट में हम बात करें, हमारे चैप्टर के हिसाब से अगर हम फ्लो की बात करें तो हमारे यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। अगर डिफरेंस ज्यादा तो फ्लो ज्यादा, अगर डिफरेंस कम तो फ्लो कम। इसको प्रैक्टिकली इसी चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिफरेंस ज्यादा, फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा, और फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा मतलब क्या? करंट ज्यादा। डिफरेंस कम तो फ्लो ऑफ चार्ज कम, और फ्लो ऑफ चार्ज कम मतलब क्या? करंट कम। तो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। डिफरेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा, डिफरेंस कम तो करंट कम। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 12th में आप जाएंगे तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे ये होता क्या है। पर अभी हमको इतना समझना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हम उसको लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में कैपिटल वी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। तो आपने अपने घरों में सुना भी होगा, कि वोल्टेज वर्ड जो आपने सुना होगा कि वोल्टेज अभी कम आ रहा है, अभी वोल्टेज ज़्यादा है, अभी वोल्टेज कम है। हमने क्या देखा अपने घरों में, जब भी वोल्टेज कम आता है तो क्या होता है? बल्ब स्लो जलते हैं। जब वोल्टेज ज़्यादा आता है या प्रॉपर वोल्टेज आता है तो बल्ब प्रॉपरली ग्लो करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कम होने से चार्ज का फ्लो क्या होता है? कम होता है, और चार्ज का फ्लो कम होने से क्या होता है?
करंट कम आता है, और जब करंट प्रॉपरली बल्ब को नहीं मिलेगा तो प्रॉपरली ग्लो नहीं करेगा। तो इसके पीछे का रीजन सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज की जो हमारे यहाँ बात होती है वो इसी वोल्टेज की बात होती है, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल वी, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो अगर हम कंक्लूड करें इस पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक को, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं V, और इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आप ये फॉर्मूला जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि फिर डेफिनेशन कहती है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आपको 12th में इसके बारे में प्रॉपर एक तरीके से प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि डब्ल्यू अपन क्यू कहाँ से आया। प्रॉपरली हमें अभी इस चैप्टर में इतना याद करना है कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है डब्ल्यू अपन क्यू। तो हमने अभी दो फॉर्मूले पढ़े हैं इस चैप्टर में, अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। फॉर्मूला नंबर 1 I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और फॉर्मूला नंबर 2 जो अभी तक हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूले बहुत काम में आएंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अभी हमें दो फॉर्मूले पढ़े हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस में हमने पढ़ा है कि इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये लगभग हमारा पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। और हमने इसमें कंक्लूड क्या किया, हमने कंक्लूड किया कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो फ्लो ज़्यादा, किसका फ्लो ज़्यादा, चार्ज का फ्लो ज़्यादा, और चार्ज का फ्लो का ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा। डिफरेंस ज़्यादा, करंट ज़्यादा, डिफरेंस कम, करंट कम। इसी चीज़ को सेम टू सेम चीज को आगे जाके आप देखोगे कि ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिनने इस चीज को एक लॉ दे दिया, जिसको हम कहते हैं क्या, ओम्स लॉ। क्या है सिंपल ओम्स लॉ, डिफरेंस ज्यादा, करंट ज्यादा, डिफरेंस कम, करंट कम। इसी को ओम्स लॉ ने एक लॉ दे दिया है, जिसको हम कहते हैं क्या, ओम्स लॉ। तो जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर के लिए, थोड़ा समझेंगे क्या होता है ओम्स लॉ। तो हमारा आज का मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने वही बात करी जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस की। क्या कहता है ओम्स लॉ कि जब डिफरेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा, डिफरेंस कम तो करंट कम। पर इसको ओम्स लॉ ने घुमा के कहा है, क्या कहा है ओम्स लॉ ने, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट flowing through a conductor is directly proportional to potential difference. This is Ohm's law. तो आप प्रॉपरली आप ओम्स लॉ की बात करो तो आपको प्रॉपरली पेपर में आएगा व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। उसको लिखा जाता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट ज्यादा कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, करंट कम कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम। तो दिस इज ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है। इसको आगे भी ड्राइव किया जाता है। तो आप इसी चीज को आप उल्टा भी लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको उल्टा करके आपने लिख दिया, V जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, हमेशा वो कांस्टेंट क्या हुआ, K। तो KI। इस K की वैल्यू जो है हर जगह अलग अलग होती है, ये K की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। इस K की वैल्यू यहां पर, इस K की वैल्यू यहां पर है R। तो हम लिख देंगे V इक्वल्स टू RI, और ये है हमारा ओम्स लॉ। ये R जो है, इस R के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो R के ऊपर होगा, तो हम इस R को समझेंगे आगे जाके। अभी हम सिंपल समझते हैं V इक्वल्स टू RI। तो ये होता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला। अब जो बच्चे हमेशा अक्सर जो मिस्टेक करते हैं ओम्स लॉ में, तो ये करते हैं कि उनको याद हो जाता है प्रैक्टिस करते करते क्या, कि V इक्वल्स टू RI। तो उनको लगता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पर ओम्स ने ये नहीं कहा, ओम्स ने इसको उल्टा कहा है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों को याद होता है V इक्वल्स टू RI, तो उसके पहले वाला स्टेप V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I याद रखते हैं, और लिख के आते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पर ये गलत हो जाएगा। जो लॉ होते हैं वो जिस तरीके से लिखे गए हैं हमको उसी तरीके से उनको बताना पड़ता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हो, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू KI,
एंड फाइनल फॉर्मूला इज V इक्वल्स टू आर आई। तो कोई पूछता है V इक्वल्स टू आर आई, तो कोई पूछता फॉर्मूला क्या है ओम्स लॉ का फाइनल, तो आप बोलोगे V इक्वल्स टू आर आई। जब कोई पूछता व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है क्या, ओम्स लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो है V इक्वल्स टू आर आई। और यहाँ हमारा ओम्स लॉ भी खत्म। तो यहाँ में दो चीज पढ़ ली, पहला पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा क्या पढ़ लिया, ओम्स लॉ। तो अभी हमने फाइनल चीज जो पढ़ी फाइनली वो पढ़ा ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि V इक्वल्स टू होता है आर आई। अब बेसिकली हमको समझना है कि ये आर क्या होता है, बेसिकली हमको समझना है कि आर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होती आर के बारे में। आप चैप्टर पढ़े खत्म भी कर चुके होंगे, कई लोगों ने चैप्टर पढ़ भी लिया होगा, फिर भी आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होगी आर के। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ आर क्या होता है। कहा जाता है कि आर जो होता है वो होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये तो अजीब सी बात हो गई, कंडक्टर तो कभी फ्लो को अपोज ही नहीं करता करंट के, वो तो करंट को फ्लो करने देता है। तो ये कैसे बोल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो ये कैसे बात समझते हैं हम इस चीज़ को, जिस तरीके से आप एक बात करो रोड की, अब एक रोड की बात करो तो रोड की प्रॉपर्टी क्या है, गाड़ी को चलाना, गाड़ी को स्पीड बढ़ाना, गाड़ी को फ्लो कराना, मूव कराना। उसी रोड की प्रॉपर्टी है गाड़ी में, उसी रोड की प्रॉपर्टी है कि रोड के बीच में क्या होते हैं, ब्रेकर्स होते हैं जो क्या करते हैं, गाड़ी को रोकने का काम करते हैं। तो आप बात करोगे पहली बात प्रॉपर्टी ऑफ अ रोड में कि वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाती है, अच्छी रोड तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाएगी, फ्लो को बढ़ाना। उसी रोड का काम क्या है, गाड़ी को स्लो डाउन भी करना, गाड़ी को रोकना, जिसको कौन करता है, ब्रेकर करते हैं। तो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी करंट को फ्लो कराती है उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करती है उसको हम कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस। तो बेसिकली क्या होता है आर, या आप बोलो आर क्या है, तो आर बेसिकली क्या है, ये है रेजिस्टेंस। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की या किसी सब्सटेंस की या किसी मटेरियल की जो कि करंट के फ्लो का करता है, अपोज करता है। तो कंडक्टर की या सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करे उसको हम कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस। तो वो होता है रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। तो शॉर्ट में लिखते हैं आर, शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम आर। अब इसकी बात करें कि रेजिस्टेंस जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट रेजिस्टेंस जो यूनिट होती है वो होती है, रेजिस्टेंस जो यूनिट होती है वो होती है ओम। और इसको हम वैसे लिखते हैं, रोड का एक जो ब्रेकर होता है ना, ब्रेकर बनाते हैं, तो ये रोड, ये ब्रेकर और ये वाट, तो इस तरीके इसका सिंबल होता है, ऐसे बनाते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं ओम, एफ लिखते हैं और शॉर्ट में एफ लिखते हैं। कहीं लिखना मुझे 10 ओम, तो 10 ओम कि यहाँ मैं लिख दूंगा 10 और ये ओम, तो ये होगा 10 ओम। तो ये इसकी यूनिट हो गई क्या, ओम। ओम इसकी यूनिट होती है। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। तो ये इसकी यूनिट होती है ओम। अब इसके साथ हमको इसका अगला टॉपिक पढ़ना है कि पहली बात तो होगी रेजिस्टेंस होता क्या है। अब रेजिस्टेंस का अगला जो टॉपिक है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती हैं। तो मेन टॉपिक हमारा अब क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस को अपोज करती हैं, सॉरी रेजिस्टेंस को जो इफेक्ट करती हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें, हम उन चीज़ों को समझेंगे। तो हमें अगली हेडिंग अब जो हो गई वो हो गई फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो इसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। समझिए इस चीज़ को, रेजिस्टेंस बेसिकली कर क्या रहा है, रेजिस्टेंस किसी को अपोज कर रहा है या करंट के फ्लो को ब्रेक कर रहा है। अब करंट के फ्लो को ब्रेक होना या करंट के कंडक्टर को टूटना, ब्रेक होना टूटना के चांसेस ज़्यादा कम है। आप इस तरीके समझेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। कंडक्टर के ब्रेक होने के चांसेस या करंट के फ्लो ना होने के चांसेस ज़्यादा कब होंगे, पहला कंडीशन जब लेंथ बड़ी हो, या सेकंड कंडीशन जब लेंथ छोटी हो। कंडक्टर का वायर अगर छोटा सा है, वायर अगर बहुत छोटा सा लेंथ का है, तो वायर अगर बहुत छोटे सा लेंथ का है, टूटने चांसेस शायद कम हो। 1 मीटर का तार वायर है, टूटने चांसेस कम हो। अगर 1 किलोमीटर का वायर है, अगर 1 किलोमीटर का वायर है तो फिर टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, और 1 मीटर का वायर है तो फिर टूटने चांसेस क्या है, कम है। तो पहली बात क्या कि लेंथ की हम बात करें तो पहली चीज़ जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती है वो होती है लेंथ। अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो टूटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे मतलब क्या, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर लेंथ कम हो जाएगी
तो टूटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर टूटने के चांसेस कम हो गए तो मतलब क्या, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो मतलब लेंथ का और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। लेंथ ज़्यादा, टूटने के चांसेस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा। लेंथ कम, टूटने के चांसेस कम, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कम। तो इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब लेंथ बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस कब कम होगा, जब लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। सेकेंड हम बात करें तो सेकेंड आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल सी बात है, पहले हम समझें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ये वायर की लेंथ है या किसी वायर की लेंथ है, और इस वायर की लेंथ में हम बात करें तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं बात करूं अगर इस वाले पेन की तो मैं बात करूं तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, इसकी जो है मोटाई कम है, इसकी मोटाई ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब होता है वायर की मोटाई, वायर की ब्रेथ। तो अगर वायर की ब्रेथ ज़्यादा होगी, मोटा वायर और पतला वायर, तो किस वायर के टूटने के चांस ज़्यादा है, अगर दोनों 1 मीटर लंबे हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो वायर मोटा होगा टूटने चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। जो वायर पतला होगा टूटने चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। टूटने चांसेस ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, टूटने चांसेस कम, रेजिस्टेंस कम। तो अगर एरिया, वायर अगर मोटा है तो टूटने चांसेस क्या हैं, कम। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, टूटने चांसेस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, टूटने के चांसेस ज़्यादा। इन दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट रिलेशन है, इसलिए हम कहेंगे इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दो चीज़ यहाँ और भी हैं जो हमको उतना इंपॉर्टेंस नहीं है डेरिवेशन में, पर हमको पढ़नी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर। तीसरी चीज़ है नेचर ऑफ कंडक्टर। क्या होता है नेचर ऑफ कंडक्टर? एग्जाम्पल के तौर पे हमें दो कंडक्टर जो लिए हैं उनकी लेंथ 1 मीटर ली है, और दोनों की जो ब्रेथ है, जो मोटाई है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी सेम लिया है। फिर भी क्या उनमें डिफरेंस होगा? हाँ, डिफरेंस होगा। अब उनका नेचर डिफर करता है। नेचर का मतलब क्या होता है, आपने एक वायर लिया कॉपर का और दूसरा वायर लिया एल्यूमिनियम का, तो इनके नेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है। इसलिए हम घर में पंखे कौन से यूज़ करते हैं, कॉपर बाइंडिंग के। कॉपर बाइंडिंग के पंखों में क्या होता है, कॉपर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। एल्यूमिनियम रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लेंथ भी वही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, फिर भी नेचर डिफरेंट होने के कारण रेजिस्टेंस क्या है, कम और ज़्यादा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तीसरा नेचर। तो यहाँ तीसरा पॉइंट हो गया, पहला लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा क्या हो गया, नेचर ऑफ अ कंडक्टर। चौथा और आखिरी बात यहाँ जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने अक्सर देखा होगा कि जो गर्मी होती है उसमें चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं, ज़्यादा हीट हो जाती हैं और ज़्यादा ख़राब होती हैं। क्योंकि ठंड में आप बात करें तो चीज़ें कम ख़राब होती हैं, कम होती हैं। आपने देखा होगा CPU जो होते हैं उसके अंदर एक कूलिंग फ़ैन लगा होता है। क्या का मतलब उस कूलिंग फ़ैन का, कि वो सिस्टम को कूल करता रहे। सिस्टम को कूल करने का रीज़न क्या है, कि सिस्टम कूल रहेगा, टेम्परेचर डाउन रहेगा तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, टूटने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। चीज़ें ख़राब होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। जबकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, चीज़ें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने पे टूटने के चांस या ख़राब होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसी कारण से हम कहते हैं कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। इसी कारण हम कहते हैं कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। तो अगर टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस भी कम, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। तो ये चार चीज़ें हो गई, जिसमें क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हमें आगे के डेरिवेशन के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। इन दो चीज़ों को हम नहीं इन्वॉल्व करते। हम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, इन दो चीज़ों की बात हम नहीं करते। तो अगर हम बात करें लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो आप देखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों कंबाइन कर दूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब भी ये प्रोपोर्शनल फंक्शन हटता है, क्या आता है, हमेशा K आता है, हमेशा K आता है। तो R इज इक्वल्स टू K L अपॉन A,
और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, अभी लास्ट वाले डेरिवेशन बताया था कि हमेशा इस k की वैल्यू अलग अलग होती है और इस k की वैल्यू यहाँ पर क्या है, रो। ये आखिरी थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ जो हम पढ़नी इस चैप्टर में, इसका सब कुछ बहुत ईजी सा है। तो ये आखिरी चीज़ है जो क्या है, रो। तो यहाँ k की जगह क्या आएगा, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो फाइनल फॉर्मूला हो गया R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, फाइनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, जहाँ की ये रो जो है, ये रो जो है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमको रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। रेजिस्टिविटी को पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी होती है, इसका नाम रो होता है। तो ये रो होता है और इसकी जो इसको हम बोलते हैं उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये अब मुझे लगता है कि समझ में आपको आया होगा कि ये 4 फैक्टर होते हैं, पहला लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा नेचर ऑफ कंडक्टर और चौथा टेम्परेचर। इन दो को अगर हम लेते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं साथ में, दोनों कंबाइन करते हैं, L ऊपर A नीचे, इक्वल लगाते हैं। जब भी इक्वल लगता है तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है, इक्वल लगता है तो k लगता है और k की वैल्यू यहाँ अलग अलग होती है। यहाँ k की वैल्यू क्या है, रो। तो हमें रख दिया R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। फाइनली क्या आ गया, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस। फाइनली हमने कंक्लूड जो किया वो यह किया कि R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहाँ की रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। इस रो की अगर हम बात करें, तो इस रो की अगर आपको यूनिट निकालनी है, जिसकी को हमको यूनिट निकालनी होती है उस चीज़ को हम करते हैं एक साइड और बाकी सबको एक साइड कर देते हैं। रो की अगर यूनिट निकालनी है तो बाकी लोग को इस साइड भेज दो। तो R ये यहाँ जाएगा तो इंटू A, ये ऊपर ये नीचे आएगा L, तो ये आएगा L इक्वल्स टू क्या, रो। R की यूनिट होती है वो होती है ओम, अभी पढ़ाया था। एरिया ऑफ क्रॉस, एरिया को नापते हैं हमेशा मीटर स्क्वायर में और L होता है क्या, मीटर, इज इक्वल्स टू रो। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, फाइनली क्या बचा, ओम मीटर। सो द फाइनल यूनिट फॉर द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो लगभग ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, जहां हमने 4 चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा है। पहला पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा ओम फ्लो, तीसरा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा और चौथा फाइनली किसके बारे में पढ़ा, रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा। रजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर। तो फाइनली ये टॉपिक और ये वीडियो हमारा खत्म होता है। अगले वाले हम टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का जान है, जिस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या, वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और किस तरीके से बेवेल्ड सर्किट डायग्राम्स को सॉल्व किया जाता है उसका तरीका पढ़ेंगे। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इस चैप्टर का जो है वो शुरुआत हो चुकी है। ये कुछ फॉर्मूले जो हैं ये हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल्स टू आर आई एंड फाइनली R इक्वल्स टू रो अपॉन एल ए। तो ये फाइनली इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट खत्म होता है और अगले वाले पार्ट में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप ऐसे वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।